So now I am starting what functional group? Carboxylic functional group. Carboxylic functional group is this. इसको आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, चाहे आप कैनिजारो में देख लीजिए, आपने एसिड बनाया है, आप इतनी जगह ऑक्सीडेशंस यूज करके अल्कोहल से सीधे एसिड बना के आए हैं, तो एसिड इज नॉट न्यू फॉर यू. सो आज की क्लास का मुद्दा होगा क्विकली सारी चीजों को रिवाइज करना. जो पहले इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम में अगर यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और हर जगह यही होना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर ये प्रेजेंट है तो बाकी सारे इसके आगे क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स. तो इफ दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ऑफ कोर्स दिस इज फंक्शनल ग्रुप. इतने हिस्से को मैं क्या सफिक्स देती हूं? ओइक एसिड. अब 2 कार्बन की चेन है तो इथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड, जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड से भी जानते हैं हम लोग. तो यहां पर ओइक एसिड में ये C इन्वॉल्व नहीं हुआ है. अगर यहां ओइक एसिड में C इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो मेरे को नॉमेनक्लेचर के वक्त ये ध्यान देना पड़ेगा. ये अब इसमें ये कार्बन और 6 कार्बन को इकट्ठा तो नहीं गिन सकती. बाय चांस इसके लिए तो मेरे पास एक प्रेफर्ड नेम पहले ही पड़ा है. क्या नाम है उसका? बेंजोइक एसिड. लेकिन अगर मेरे पास नॉमेनक्लेचर में आ गया बच्चों ये, तो अब मेरे लिए समस्या 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और उसके साथ ये ग्रुप लगा है ओइक एसिड. तो इतने हिस्से के लिए मैं इस कार्बन को छोड़ के चल नहीं सकती, इसको रिंग के साथ मिला नहीं सकती. तो मैं क्या करूंगी? स्पेशल सफिक्स बोरो कर लूंगी. जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने कार्ब एल्डिहाइड बोरो किया, राइट? तो मैं जब स्पेशल सफिक्स बोरो कर लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. उस सफिक्स को ही कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. प्लीज डोंट माइंड माय स्पेलिंग इफ देयर इज सम मिस्टेक. और अगर यहीं पर मैंने 2 लगा रखे होते, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो यानी जब जब मैं COOH को इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगी तब मैं उसको स्पेशल सफिक्स का एक सिस्टम उसका यूज कर सकती हूं. ये भी सेम ही है एल्डिहाइड में जैसे किया था. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्स. पिछले में क्या था? कार्ब एल्डिहाइड. अब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर सबको इतना? तो ये मेरे पास ओइक एसिड कब यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है, मैंने आपको दिया और एक स्पेशल प्रेफर्ड नेम भी दे दिया. अब आते हैं इसमें थोड़ी सी दिक्कत मेरे को कहां आ जाती है? जब डेरिवेटिव्स आते हैं. हालांकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अब तक तो हम ग्रूम हो गए. ओइक एसिड आपको क्लियर हो गया, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आप कर लोगे. अगर इसका डेरिवेटिव ले आऊं मैं, OH की जगह कौन लिख दिया मैंने? कोई भी हेलोजन, Cl, Br, I, कोई भी हेलोजन. तो इसका ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बदल गया. फंक्शनल ग्रुप बदल गया. कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? एसिड हैलाइड. सब जगह देखो OH की जगह हटा के कुछ लगा दिया है. OH की जगह अगर हेलोजन लगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया बच्चों? कौन सा नाम? एसिड हैलाइड्स. NH2 लगा दिया तो एसिड अमाइड्स. इसी तरह से OR लगा दिया. अब आप जानते हैं एक ही कार्बन पे कीटोन और एक ही कार्बन पे ईथर, जब एक कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है. तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? अब के एस्टर. इसी तरह से एनहाइड्राइड देखिए, OH की जगह एसाइल ग्रुप लगा दिया है. नॉट एसाइल, सॉरी, एसाइल से भी एक ऑक्सीजन ज्यादा है. सो OH की जगह पूरा का पूरा एसीटेट ग्रुप लगा दिया है. एसीटेट कहिए या एसीटेट तो इसीलिए कि 2 कार्बन हो. तो अब आपके सामने ये आ गई बात कि OH की जगह पूरा का पूरा एक तरह से एसिड कार्बोक्सिलेट आयन ले आए. मैं एसीटेट बोलूंगी तो होगा सिर्फ 2C की बात हो रही है. इस पूरे को मैं क्या बोलूंगी? एक और कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका H हटा दिया, यही बोलूंगी. तो क्या हुआ? ये कार्बोक्सिलेट आयन. तो OH हटता गया, कुछ कुछ लगता गया और नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता गया. तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना? एनहाइड्राइड, जिसमें बीच में एक O है और दोनों साइड एसाइल ग्रुप्स हैं. तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, राइट? तो ये था इंट्रोडक्शन एसिड के अंदर घुसने के लिए. अब इसके बाद में आ जाती हूँ, नॉमेनक्लेचर बहुत हद तक तो बता दिया, लेकिन इन सब का नहीं बताया आपको. जब भी मेरे को
एस्टर का नॉमेनक्लेचर करना है। एसिड का तो ओइक एसिड है, एस्टर को सबसे पहले शुरू करती हूं मैं। एस्टर में मुझको पता है RCOOR बनेगा। बोथ आर कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, लेकिन नॉमेनक्लेचर करते वक्त मैं सबसे पहले क्या ध्यान रखती हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे पास आएगी इन्वॉल्विंग फंक्शनल ग्रुप, एंड इफ वी कैन आइडेंटिफाई, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, ये है। इस फंक्शनल ग्रुप के लिए मेरे पास सफिक्स है O8। एस्टर के लिए क्या सफिक्स है, O8। अगला काम कार्बन चेन ढूंढनी है और 1 उसको देना है जो इस O8 के साथ जुड़ा हो। तो 1, और यहां कितने कार्बन थे अंदर ही अंदर, कुल मिला के 3, तो कितने हो गए, 4। तो मैं यहां पर ब्यूटेन तो तय कर दूं, और उसके बाद इसके लिए ये कार्बन इन्वॉल्व हो गया, ये हो गए, परफेक्ट। इसके लिए क्या यूज करना है, O8। 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, ई काटूंगी और क्या लिख दूंगी, ब्यूटेन O8। कुछ रह गया, यस, एक एल्काइल ग्रुप रह गया जो कि कार्बन चेन से कटा हुआ था वाया O। उसको अब मैंने क्या करना है, एज प्रीफिक्स, क्योंकि ये O तो बच्चों इन्वॉल्व हो गया O8 में। तो ये रूल है, एस्टर का नाम हमेशा एल्काइल से शुरू होगा, जो कि यहां पर क्या है, प्रोपाइल। इट इज प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। वाई इट इज प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, एवरीवन क्लियर। अब हो सकता है इस प्रोपाइल में मैंने क्लोरो टांग रखा हो, नाइट्रो टांग रखा हो, ब्रांचिंग कर रखी हो, हैंडल इट, नाउ यू कैन, वो आप उधर हैंडल कर लेंगे 1-2 नंबरिंग डाल के। तो इस तरह से एस्टर का नॉमेनक्लेचर होना है। फिर आता है जी अमाइड। अमाइड क्या था बच्चों, अमाइड था C डबल बॉन्ड O NH2 और इधर जो भी कार्बन चेन लगी है। अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड ही दे दिया, इसलिए सबसे आसान कैटेगरी में आ गया जी, इसको कवर कर लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज अमाइड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइड, 5 कार्बन है तो पेंटेनामाइड, और वहां जो मर्जी तुमने लटका रखा होगा वो तुम्हारे प्रीफिक्स बन जाएंगे। बेशक वहां तुमने पूरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लटका रखा हो, मुझे पता है एल्डिहाइड के प्रीफिक्स क्या होते हैं। व्हेन इट इज नॉट काउंटेड इन कार्बन चेन तो फॉर्माइल, व्हेन इट इज काउंटेड इन कार्बन चेन देन कीटो या ऑक्सो, जो भी कहिए। तो ये ऑलरेडी हमारे पास होमवर्क में है, लास्ट चैप्टर्स में है। सो अब अगर मैं आऊं आखिरी, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O और यहां जो भी हेलोजन X, इतने हिस्से को बोल दिया गया ऑयल हैलाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड या ऑयल क्लोराइड। बाकी हिस्से की गिनती कर ली तो पेंटेनॉयल हैलाइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, इस तरह से इनके नाम रहेंगे। ऑयल याद रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विल टेक केयर, अभी तो है हमारे पास पूरा लेक्चर, कुछ कुछ चीजें करते रहेंगे। मेनली इसके अगले लेक्चर में काम बढ़ेंगे हमारे पास। अमाइड अगले चैप्टर में काफी बेटर वर्जन में आपके सामने आएगा। एस्टर हम बहुत पहले से चला रहे हैं, एस्टरिफिकेशन की हमने बहुत पहले से इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी, एस्प्रिन भी हमने बनाई थी। अगली फाइट, कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। एंड चींटियां जब काटती हैं तो वो क्यों मेरे को वहां जलन होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम मीथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड ये भी आप जानते हैं, आइसोब्यूटायरिक एसिड। इसकी सिर्फ स्पेलिंग और आइसो वर्ड क्यों ऐसे कॉमन है, अदरवाइज आप जानते हो आइसोब्यूटेनोइक एसिड क्या हो सकता था। तो आइसोब्यूटायरिक एसिड, इट इज जस्ट द स्पेलिंग इशू एंड द आइसो इशू, जिसकी वजह से मैं इसको कॉमन बोल रही हूं। अदरवाइज तो नियरली IUPAC से मैच सा करता है ये। कार्ब एलाइलिक एसिड, कार्ब एलाइलिक एसिड क्या होता है, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने पीछे पूछ लिया, बट प्रॉब्लम कहां आती है, मेरे को इस कॉमन नेम से ये पूछा जाए। IUPAC पीछे करा के आई हूं इसका, लेकिन कार्ब एलाइलिक एसिड का मतलब आपके सामने तीनों कार्बन पर एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली COOH, COH और COH लगा हुआ हो, तो ये है कार्ब एलाइलिक एसिड। इसमें एलाइलिक जैसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, इट इज कार्ब एलाइलिक एसिड। क्लियर सबको, IUPAC कर लेंगे। अब एक लास्ट स्ट्रेच आता है नॉमेनक्लेचर में, भाई इसमें कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा हैं, अभी शुरू नहीं हुए, तो कॉमन नेम्स को कैसे आपने सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे NCERT में टेबल में दी है, मैं उस सीक्वेंस से आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। दैट इज, ये इनिशियल्स हैं OMSGA,
राइट ये इनिशियल्स है, ये मैंने लिख लिया। अगर मेरे को ये इनिशियल्स याद है तो यहां तक का, तो बाकी तो आपको वैसे ही रिएक्शन से बहुत याद हो जाएंगे। ओ से ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बन? दो, दोनों के दोनों COOH COOH। उसके बाद एम से क्या आता है? मैलिक, राइट, मैलिक इज बीच में एक CH2 आ गया। फिर सक्सीनिक, बीच में कितने CH2 आ गए? दो, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक CH2, दो CH2, तीन CH2, और जरा यहां देखिए कितने CH2? चार। मैं थोड़ा भी इसको जूम कर देती हूं। तो इस तरह से आपके पास ये कॉमन नेम याद करने आसान रहेंगे। सक्सीनिक में टोटल कितने कार्बन होते हैं? चार। दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हैं ही हैं, उसमें तो मेरे को सोचना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट इज ऑक्सैलिक, देन ऑक्सैलिक के बाद मैलिक, देन सक्सीनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। एडिपिक एसिड कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन फाइबर इसी से बनता है, एडिपिक एसिड से। और भी कुछ चीजें बनती है, बट नायलॉन फाइबर, नायलॉन 66 जिसको कहते हैं, जैसे रोप्स, सॉक्स, ऐसी चीजें, जितना भी टेंट बनता है, जो भी माउंटेनियरिंग में या उसमें जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जहां चाहिए, जहां हमें बहुत ज्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ चाहिए फाइबर में, वहां एडिपिक एसिड से नायलॉन 66 बनाया जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके बाद ये अगर सीक्वेंस से थोड़ा सा आपको याद हो जाए तो विल बी गुड फॉर अस, राइट। कि अब आज के बाद अगर मैं कहूँ सक्सीनिक एसिड पे ये काम करके दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए सक्सीनिक एसिड माने टोटल 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको थोड़ा फ्लो में आ जाना चाहिए। अब साथ ही मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिड बना रखा है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स तो लैक्टिक एसिड जरूर सुनते होंगे। दिस इज लैक्टिक एसिड। बायोमोलिक्यूल्स में हम भी सुनेंगे। एक ही कार्बन पर एल्कोहल और उसी कार्बन पर एसिड, और वो कार्बन कायरल भी है, वो कार्बन कायरल भी है। दिस इज लैक्टिक एसिड। एनीथिंग श्रेय, कोई गलती तो नहीं है? अगर मेरे यहाँ पर कोई एक आधी चीज गलत हो तो पॉइंट आउट कर देना बच्चों। अब आपने पिछले चैप्टर, मतलब पिछले पार्ट में फैलेंग्स में टार्टरेट सुना था मेरे मुंह से। रोशलेज सॉल्ट बोला था मैंने फैलेंग टेस्ट में, और मैंने ये कहा था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। वहां आप पूछते तो भी मैं बचती बताने से कि मुझे पता है, मैं आगे बताऊंगी। टार्टरिक एसिड क्या होता है, चेक। दिस इज टार्टरिक एसिड। इनके IUPAC इज नॉट डिफिकल्ट। कोई मुझे IUPAC कहता भी है तो 1 2 3 4 क्या दिक्कत है? ब्यूटेन 1 2 डाइओइक एसिड, और प्रीफिक्स के नाम पे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। तो अब वो हाइड्रोक्सी लगा दिया मैंने, प्रीफिक्स सेट कर दिया, मुझे दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत क्या है कि मेरे को टार्टरिक एसिड याद रहे उस दिन। तो ये हुआ आपके लिए लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड। आगे आने वाले चैप्टर्स में इनके थोड़े बहुत यूजेस होंगे। बायोमोलिक्यूल में भी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप जो आना है, अमीन्स, अमाइड्स और डायजोनियम सॉल्ट, वहां भी। थैलिक एसिड इज दिस। थैलेल्डिहाइड भी किया था शायद हमने। 2 CHO एक दूसरे के ऑर्थो थे तो उसको हम थैलेल्डिहाइड बोलते थे। अब हम क्या कह रहे हैं इसको? थैलिक एसिड। अगले चैप्टर में मेरे पास थैलेमाइड भी आएगा, तो ये इतना आएगा कि आपको थोड़ी थोड़ी इसकी आदत पड़ जाएगी। दिस इज थैलिक एसिड। अब आपको रियलाइज होगा जब मैं इसकी प्रिपरेशन पढ़ाऊंगी, इसको अलग आपने किया ही क्यों, ये तो पढ़ा ही चुके हो सब कुछ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिवीजन नाउ ऑनवर्ड्स, एवरीथिंग। तो कहीं आपको लगे मैं एज्यूम कर रही हूँ और फास्ट चल रही हूँ, प्लीज रोकिएगा मुझे समझने में। लिखने में नहीं, लिखने में मुझे पता है आगे पीछे आप मैनेज कर लोगे। मैक्सिमम हिस्सा आज रिपीट है। शायद एक रिएक्शन लाई हूं जो मेरे से छूट गया एल्डिहाइड कीटोन में, तो मैं यहां ले, बाकी सब ऑलरेडी किया हुआ है। पर मैं डंडन नहीं करूंगी, मैं दोबारा हल्का हल्का स्पीड से बताऊंगी। सबसे पहले अब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हालांकि ये मेरे को प्रॉपर्टीज में समझना चाहिए, बट जब इंट्रोडक्शन चल रहा है तो मुझे लगा प्रॉपर्टीज से पहले स्ट्रक्चर समझा दूं। प्रेपरेशन तुमको सब आती है। किसी भी फ्यूल को तुम ऑक्सीडाइज करो थोड़ा सा कैटलिस्ट के कंट्रोल में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो बहुत सारे भी मेथड्स आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर RCOOH, पोलर बॉन्ड, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड मेरे को ये या ये एक ही बात है, तो रेजोनेट करने वाले भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। बट एनीवे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत आएगी?
3 सिग्मा बॉन्ड है, गिनिए 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, एक पाई बॉन्ड है। अब जब 3 सिग्मा बॉन्ड थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, वेस्ट पर से आऊं तो 3 बॉन्ड पेयर का एंगल एक्चुअली होना चाहिए 120 डिग्री। आई नो यहां थोड़ा लोन पेयर का मामला आएगा तो एग्जैक्टली 120 नहीं मिलेगा, बट प्लेनर तो मिलेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल तो प्लेनर होगा। अब इसमें एक चीज और आ जाती है मेरे पास, इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है जो मैं इसको अलग पढ़ना पड़ा। इसके स्ट्रक्चर में एक खास बात देखी हो अगर आपने तो पाई बॉन्ड, राइट। इस पाई बॉन्ड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पाई बॉन्ड कभी भी इस पे आ सकता है, पाई तो लेबाइल है हम जानते, जब ये इस पे आएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से इसको हम कार्बोकैटायन बोल तो सकते ही हैं, खैर बोलने को कौन रोक रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कोई बहुत स्टेबल तो नहीं होना चाहिए, बट आई नो एफएम में इसके पड़ोस में एक ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर्स हैं जो डायरेक्ट इसको देके इसको कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकता है। आई नो इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, आगे ऑक्टेट पूरा करने, पूरा पूरा बॉन्ड दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पूरा पूरा बॉन्ड दे दिया, तो तीसरी फॉर्म ये। कुल मिला के इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अब मुझे ये पता करना है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा नेचर जिसको फेवर करता है कि भाई 70% टाइम इसी को बनने दो क्योंकि ये स्टेबल है, बाकियों को 15% टाइम दे दो। यही नेचर डिसाइड करता है, जो स्टेबल है वो ज्यादा देर रहे, कई बार 80%, कई बार 90%। जिसमें किसी का भी ऑक्टेट अधूरा है या किसी पे भी चार्ज है, चार्जेस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा लेस फेवर्ड होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल वंस। जनरली ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज का मतलब क्या है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा जिसका नहीं है उसको तो सबसे पीछे खदेड़ते हैं भाई, जिसमें ऑक्टेट ही पूरा नहीं है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक सेकेंड को भी। इसमें ऑक्टेट चाहे पूरा है, एक ऑक्सीजन को तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जिसका खुद का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज का आना नेचर थोड़ा फेवर करने में परेशान होगा। नेचर सबसे ज्यादा स्टेबल किसको मानेगा, नंबर 1 को, सबसे कम स्टेबल नंबर 2, और ये उन दोनों के बीच में। तो मेरे पास सवाल आता है, व्हाई आउट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म थर्ड इज नॉट फेवर्ड, आउट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज थर्ड फॉर्म में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट फेवर्ड, ये उतना फेवर नहीं होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हैप्पीली, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट एट ऑल फेवर्ड इन नेचर एज कंपेयर टू दिस। तो क्या तीनों फॉर्म का स्टेबिलिटी ऑर्डर दिख गया, ये एनसीईआरटी के अंदर अलग कलर से बना रखा है बकायदा। तो ये मेरे को तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसर्शन रीजन में इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म इन दोनों में कौन सी ज्यादा है, ये तो उसका रीजन ये। एंड नाउ चेक बोथ आर करेक्ट और वट एवर। क्लियर हुआ, स्पीड तेज तो नहीं जा रही बच्चों, हाँ जी। थर्ड में सेकंड में तो तुमने ऑक्टेट ही अधूरा कर दिया, सबसे पीछे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुमको रखना है ना तो उसको रखो जिसमें ऑक्टेट कम है। तो ये हम जब +1 में रेजोनेंस का हमने किया था, हमने शायद पूरे 2 लेक्चर इस पे डेडिकेट किए थे कि किसको सबसे पीछे रखना है। अच्छा, फिर हमने दे दिए 3 ऐसे केसेस जिसमें तीनों में ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर हम अदर फैक्टर्स को लाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन के कहीं 5 बॉन्ड बने, फेवर छोड़ो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देयर आर सर्टेन रूल्स जिसमें उसी रूल को रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि मुझे आज के चैप्टर में चाहिए होगा ये, इसीलिए इस बात पे इतनी टाइम लगाया है। आउट ऑफ 6, 7, 5 फॉर्म्स कौन सी फॉर्म लीस्ट स्टेबल होगी जनरली, जिसमें एक का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब मैंने 3 फॉर्म ऐसी दे दी जिसमें ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, तीनों में ही किसी में 2 का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगी। तो इस तरह से कुछ चीजें उसमें अपने आप आती रहेंगी, बट पहला रूल तो मुझे क्लियर है सबको। और न्यूट्रल फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल है चार्ज फॉर्म के कंपैरिजन में। किसी को कुछ याद आया, कोई और रूल था, कुछ और रूल था कि एक तो मैंने बता दिया न्यूट्रल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्जेस। अब मैंने 2 फॉर्म दोनों ही चार्जेस वाली दे दी, दोनों में ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मैंने बता दिया वो रिपीट नहीं चाहिए। नेगेटिव चार्ज इज मोर फेवरेबल ऑन, एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड विभूति, एक सेकंड शिवांश, मैंने तुम्हारा सुन लिया। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन पॉजिटिव एटम, वो मैं बता चुकी।
यही तो बताया ना कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं। अब तुम मेरे को ये थोड़ी बताओगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है, नहीं, कुछ और चार्ज रिलेटेड रहता हो। विभूति आप कुछ कह रहे थे। हम चार्ज सेपरेशन की जो स्लाइड चार्जेस हैं वो दूर दूर होनी चाहिए कंपाउंड में। यस, अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं डेवलप हो रहे किसी वजह से, वो ज्यादा से ज्यादा दूर होने चाहिए, और अनलाइक चार्जेस ज्यादा से ज्यादा पास होने चाहिए। तो पूरा रेजोनेंस के रूल उठा लिया हमने एक तरह से, इसके अलावा कोई बचा ही नहीं। सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट चैप्टर्स हुए 12th के, उससे निकालते हैं। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर आएगा बताऊंगी, लेकिन सुनते जाइएगा। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो मैंने अभी पिछले 2 दिन में सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो मुझे सही लगे, सारे तो नहीं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया है, और अगली क्लास में आपको वो प्रिंट में दे दूंगी। और रिड्यूसिंग एजेंट्स में इतना डिटेल तक दिया है, ये कहाँ सिलेक्टिव नहीं है, ये कहाँ सिलेक्टिव है, वो सब कुछ लिख के दिया है कि चलो जिनको नहीं टाइम मिल पा रहा खुद बनाने का, मैं बना के दे देती हूँ। तो वहां भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट एंड व्हाट इज देयर रोल, वो सब कुछ मिलेगा। KMnO4 दे दो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 प्लस H पॉजिटिव और जोन्स रिएजेंट, ये सारे थे हमारे पास। उससे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आया था नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से भी तो बन सकता है। पीसीसी देती है अल्कोहल को तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन, और अगर एल्डिहाइड को मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही ऊपर वाले दे दूं, या फिर टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, उससे भी एसिड बन रहा था। ये तो डन ही है पूरा, ये तो कुछ भी नया नहीं बता रही, जस्ट लिस्ट दे रही हूं। एक मेरे से छूट गया, या कह लीजिए लिया ही नहीं, मैंने सोच के कुछ नहीं लिया, मुझे पता आगे मौके आने तब लूंगी। ये अगर बिल्कुल पड़ोस में, इसको मैं विसिनल कह सकती हूँ, विसिनल कीटोन, दोनों कीटोन, या कह लीजिए एडजेसेंट डायोन, दो कीटोन बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोस में अगर हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए पर आयोडिक एसिड HiO4 ला सकते हैं। HiO4 क्या होता है बच्चों? इट इज पर आयोडिक एसिड। ये क्लीवेज होगा और 2 एसिड के मॉलिक्यूल मिल गए मेरे को। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ सकते थे, यहां भी पढ़ सकते थे। पिछला चैप्टर क्या, चैप्टर तो भी वही चल रहा है, पिछला पार्ट। लेकिन क्या सिर्फ 2 कीटोन को? नहीं, एक साइड कीटोन और एक साइड अल्कोहल भी होगा तो भी ये काम हो सकता है। बट कौन, क्या करना है हमको? आधा बंद कर दो। नाउ प्लीज नो डिस्टर्बेंस। यहां एक OH और एक कीटोन, इसको भी HiO4 दोगे तो भी ऑक्सीडेशन होके एसिड बनता है। एसिड कीटोन बनना चाहिए प्रेफरेबली कि OH, पता ही है हमको कीटोन जिद्दी होते हैं, आसानी से नहीं बनते, तो प्रेफरेबली। अब क्यों ये समस्या क्यों आ जाएगी मेरे पास? एक R है, एक R', दोनों अलग कर दिया। कौन से वाला सेट एसिड बनेगा, कौन से वाला सेट अल्कोहल बनेगा, वो अब आपको देखना है। तो इसमें एक तरह से अल्कोहल बोल रही हूँ, सॉरी, एल्डिहाइड, इसमें एक बना एल्डिहाइड, एक बना एसिड। तो अब मेरे को दिख रहा है भाई ये तो जिद्दी है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, बट दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HiO4 कुदरत में मिलने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मैंने आपको तब भी एक बार बताया था जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, एसिड बेसिस। उसमें आपको कहा था, आपको लगता है HCl और H2SO4 और HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर मैं HNO3 के सामने HiO4 ले आई तो ये बाजी मार लेगा। वहां भी पूरी सीक्वेंस हमने पैरायोडिक एसिड मेंशन किया था स्पेशली। HiO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कीटोन को बख्शेगा नहीं। मुझे पता है कीटोन जिद्दी है, बट कीटोन के लिए तभी ये लाया गया। तो कीटोन वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? एसिड में। अल्कोहल वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। यहां इसकी मिस्टेक के चांस है, क्योंकि हम आप जनरली इसको कैसे पकड़ लेंगे, भाई कीटोन जिद्दी है, वो आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अल्कोहल बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो अल्कोहल वाले हिस्से को एसिड बना दो। नो, कौन से हिस्से को एसिड बनाना है? कीटोन वाले को, और दूसरे हिस्से को क्या बनाना है? एल्डिहाइड। हुआ दोनों का ऑक्सीडेशन है, तो कहीं इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मत क्लेम कर देना, ठीक है? तो ये अच्छा, एक आप पढ़ के आए हैं, ये थोड़ा नया था, HiO4 छूट गया था मुझसे, नया तो क्या था?
अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन वाया वेरी ड्रास्टिक कंडीशन दूं, आई होप वी ऑल रिमेंबर, क्योंकि हम ये करके आए हैं। पॉप्स रूल ने साफ तौर पे बताया, वी आर नॉट क्लेमिंग मेजर एंड माइनर। एक फिशन आप ये करिए, एक फिशन आप ये करिए, यू विल गेट मल्टीपल एसिड्स। याद है सबको? ये भी अभी टेस्ट देके हटे हैं हम लोग, अभी लेटेस्ट किया है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ विद ड्रास्टिक कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हीट, उस सब के साथ तो सी सी बॉन्ड भी टूट पड़े, सी सिंगल बॉन्ड सी, एंड आई गेट मिक्सचर ऑफ एसिड्स। और उसमें भी ये भी बात हुई थी, अगर इसमें फॉर्मिक एसिड बन रहा होगा, जो दिख रहा है कि अगर यहां एक कार्बन होता तो बनता, वो इमीडिएटली किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चों? CO2 प्लस H2O में। तो ये सारे लगभग किए हुए थे, राइट? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ध्यान देना ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में बड़ा जगह घेरने वाले हैं, वही ABCD वाले क्वेश्चंस में। आप बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाओ बच्चों, 1 कार्बन का कि 5 कार्बन का कि 15 कार्बन का, ब्रांचिंग है, नॉन ब्रांचिंग है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, कुछ भी है, आपने अगर एल्काइल बेंजीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, ये चुपचाप किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन। और ऑफ कोर्स क्योंकि पोटेशियम है और बेसिक कंडीशन है, तो वहां H तो नहीं बचेगा, H तो ले लिया और यहां K पॉजिटिव। और इसको हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तब इसका H इसको लौटेगा। अब यहां मैं तो याद करके जाती हूं जी, एक CH3 लगा हो, कुछ भी लगा हो, मुझे आंख बंद कर 17 कार्बन की भी चेन दे रखी है, बनाना यही है, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक, खैर मैं दिखा दूं फिर बोलूंगी कम से कम एक का क्या मतलब है। इसमें क्या बनेगा? थैलिक एसिड, इसमें थैलिक एसिड बन जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भी एल्काइल बेंजीन ही है, दोनों CH3 उड़ जाएंगे, दोनों के दोनों COOK और फिर उसको COOH, थैलिक एसिड बन गया। इसी तरह से अगर मैंने यहां ब्रांचिंग करी, ब्रांचिंग में बस एक चीज ध्यान देनी चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच्ड कार्बन पे। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं? वो हाइड्रोजन निकालने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए अटैच्ड कार्बन पे। अगर एक भी हाइड्रोजन है, यानी सेकेंडरी ब्रांचिंग लगाओगे तो आपको वही मिलेगा। और अगर आपने टर्शरी लगा दिया, आपने देखा होगा टर्शरी अल्कोहल का तो एडोफॉर्म भी नहीं होता, आपको याद कराया गया टर्शरी अल्कोहल का तो एडोफॉर्म भी नहीं था, क्योंकि उसमें भी H नहीं है रिमूव करने को। टर्शरी अल्कोहल का आपने देखा, जब आप उसका हीटेड कॉपर ट्यूब पे लेके जाते थे तो उसका ऑक्सीडेशन होके ना एल्डिहाइड बनता था ना कीटोन, क्या बनता था? एल्कीन। हीटेड कॉपर ट्यूब पे टर्शरी अल्कोहल को ले आओ, नो ऑक्सीडेशन, एलिमिनेशन होता था, 2H। गुड, वेरी गुड, सीधे कन्वर्जन में दिया। तो आज मैं इस चैप्टर के कन्वर्जन भी लाई हूं कि हो जाएगा। ये इतने भी कार्बन की चेन है, इफ आई एम हैविंग दिस H, ऑक्सीडेशन होगा, COOK बनेगा। लेकिन अगर यहां वो H नहीं है, यू कैन नॉट, ये ध्यान रखिएगा। अब ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या सारे एल्काइल बेंजीन सेम ईज से ऑक्सीडाइज होंगे या कुछ फर्क होगा? तो उसको पकड़ते हैं। पहले चलो समझ लो फिर लिख लेना, वैसे समझाने को बहुत कुछ है नहीं मेरे पास। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, और अब तक आप लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचानते हो, इफ इट इज -R एंड ऑफ कोर्स ऑर्थो पैरा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इफ इट इज -R, ये मिथाइल बहुत ज्यादा ईज दिखाएगा ऑक्सीडाइज होने की एज कंपेयर टू टॉलुइन्स। अब ये हम तो एसिड ढूंढ रहे, कब कब बनाया हमने? 2 साल में। एल्कीन से भी बनाया है, एल्केन से बड़े रेयर है, इक्का दुक्का, इसलिए वो मैं उसको नहीं ले रही। एल्कीन से भी बनाया और एल्काइन से भी बनाया। तो एल्कीन यानी +1 के हाइड्रोकार्बन के लगभग सब रिएक्शन रिवाइज हो गए। अगर नहीं रिवाइज हुआ तो एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं रिवाइज हुआ, बाकी सब हो गए। तो आज बहाना ढूंढ लिया उसके ऑक्सीडेशन को रिवाइज करने का। अगर आप कोई भी एल्कीन लाते हो, उसको कोल्ड KMnO4 देते हो तो हाइड्रोक्साइलेशन होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों साइड OH। और इसको हमने अनसैचुरेशन का टेस्ट भी एज्यूम किया है, और इस टेस्ट का नाम बेयर्स टेस्ट। ब्रैडीज रिएजेंट कौन था? 2,4-DNP। बेयर्स टेस्ट कौन है, क्या है, समझ आ गया? यहीं पर अगर आपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 दिया, एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सिंपल टर्म्स,
ये बॉन्ड टूटा, लेकिन जैसे ओजोनोलिसिस में था दोनों टूटते थे, इसमें दोनों टूटेंगे। दोनों साइड पहले एक एक O मिला, क्योंकि KMnO4 का काम क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ये यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो दो एल्डिहाइड बनेंगे बच्चों। जब दो एल्डिहाइड बनेंगे तो एल्डिहाइड कैन नॉट विथस्टैंड दिस हॉट KMnO4। HiO4 सुपर सिलेक्टिव था, वो दोनों विसिनल कीटोन और विसिनल फंक्शन को अटैक कर रहा था। यहां पर इसके तो सामने जो आएगा ये उसको अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड दो आए, उसको किस में कन्वर्ट किया, इसमें दो एसिड्स में। ये +1 का था तो सोचा एक रिवीजन हो जाएगी। दिस यहां पर भी हॉट KMnO4 वही काम करेगा, बट क्या इसमें इस C के पास H था? नहीं। इस चैप्टर में अब इसकी जरूरत नहीं थी, बट हाइड्रोकार्बन लगे हाथ तो रिवाइज हो रहा है तो क्या बुराई है। इसकी रिएक्शन की मुझे जरूरत नहीं थी। ये टूटा तो क्या बना, कीटोन। तो आप कीटोन की प्रेपरेशन में चाहो तो अब इसको लिख सकते हो। एल्डिहाइड में तो नहीं लिख सकते थे, एल्डिहाइड तो रुकता ही नहीं, लेकिन इससे कीटोन बनता है। तो अब मेरे पास आ गया ना जेन्युइन क्वेश्चन, इनमें से किस किस मेथड में कीटोन बन रहा है। अब आप कहोगे मैम आपने तो कराया नहीं, और हम भी एक चिपका देते हैं पर्ची, +1 में था, वाकई था। तो ये आपको वहां से मिला। अगर एक साइड सोचो H होता और एक साइड H ना होता, वो भी केस शायद मैंने नीचे लिखा हो। हाँ, ये लिखा। एक कार्बन तो ऐसा है जिसपे H नहीं है डबल बॉन्ड वाले पे, एक पे है, एक क्या दो है, तो उससे एक कीटोन बनता, एक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ने टिकना नहीं था। एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनाता, HCOH, जो फाइनली किस में जाता, CO2 + H2O। और ऊपर मैंने फिर टर्मिनल भी ले लिया एक, ठीक है, टर्मिनल भी उठा लिया है। तो टर्मिनल में भी क्या होना है, टर्मिनल में तो कंफर्म्ड है कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है। पास्ट ईयर में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको इसमें दिखेगा कि एसर्शन रीजन में कि टर्मिनल एल्कीन के हॉट KMnO4 के साथ देयर इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर फॉर्म्ड, और उसमें ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बोथ। तो एल्कीन का ओजोनोलिसिस जब होता था बच्चों, तो आपको तो अब सब याद ही है, अब क्या ही बताऊं मैं, ये टूट जाएगा और दोनों साइड O और O आ जाएंगे। जो एल्डिहाइड बना होगा, बनता क्या, कीटोन एल्डिहाइड, लेकिन मैंने क्या करा है यहां पे, जिंक गायब कर दिया। जिंक के बजाय अगर वाटर रखा, धैर्य, क्या वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों एल्डिहाइड नहीं टिक पाया यहां पे, ऐसा क्या होता है जिंक गायब करने से? जिंक O को निकालता था, O तो फिर भी निकलेगा, वो ट्री फिशन तो फिर भी होगा बेटा, वो टिक नहीं सकता। वो जो तुम सोच रहे हो ना, ये फिशन तो फिर भी होगा, लेकिन अब के इस O को कौन मिलेगा, वाटर। वाटर ने नेसेंट ऑक्सीजन एक्सेप्ट करी तो उसके ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से -1 हो गई, यानी क्या बन गया, H2O2 पेरोक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो पेरोक्साइड बनते ही क्या करेगा, बना होगा एल्डिहाइड, बीच में हमने कब रोका, नहीं बना होगा, कीटोन तो जिद्दी है, लेकिन जो एल्डिहाइड बना होगा उसको H2O2 ने लपेट लिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड। तो एसिड तो बन रहा है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से आपके सामने है, बट कौन सा ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सेम एल्काइन के भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये भी अगेन क्या है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, सब कुछ सेम। उससे भी आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सब किए हुई चीजें, बट एक क्विक ब्रश अप हो रहा है मेरी साइड से। तो चौथा चैप्टर आया ही खड़ा है दरवाजे पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। DPP 2-3 में 1-2 क्वेश्चन में ये बात आई भी है। तो C�BN को कहते हैं नाइट्राइल्स, और ये NCERT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर। और इसको कहते हैं अमाइड्स। इसको एक ही रिएक्शन में समझते हैं बहुत ध्यान से। जब भी ये RCN को डिबाल H दूं तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है, स्टीफन से भी बनता है। स्टीफन रिएजेंट क्या थे, SnCl, ठीक है। RC�BN को अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, कंट्रोल्ड, पार्शियल, रोक के थोड़ा, तो क्या होगा, जब आप कंट्रोल्ड करते हो ये दो टूटेंगे, यहां O और यहां H2, देखना जरा, CONH2 इसी फैमिली का सदस्य है, अभी बता के आई हूं, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, एसिड नहीं बन रहा बट उसका डेरिवेटिव तो बन रहा है।
परिवार तो वही है, तो क्या बन गया, अमाइड। लेकिन अगर आपने पार्शियल ना करके एक्सेस वाटर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा होता तो मैं क्या मानती, फुल हाइड्रोलिसिस, तो उसमें फर्दर फिर ये वाटर और जुड़ जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, एसिड। यानी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस वाया अमाइड रिजल्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड लेके उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो भी, इस मेथड को मैंने क्या कहा, नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इस मेथड को मैंने क्या कहा, अमाइड का हाइड्रोलिसिस, चाहे वो उसी के बीच से उठा लिया। तो अब के टू क्रिएट वेरिएशन मैंने बेंजीन के साथ ले लिया, इसको बेंजामाइड मत कह देना, वो कॉमन नेम निकालने की राइट आपके पास नहीं है, इट इज फिनाइल मीथेनामाइड। IUPAC समझो मैंने कैसे लिखा, फंक्शनल ग्रुप ये था तो इसका नाम सफिक्स तो तय ही कर दिया अमाइड। अब कार्बन चेन तो एक ही है, या तो मैं स्पेशल सफिक्स लेके आती, कार्बोक्सामाइड है इसका स्पेशल सफिक्स, वो भी चलता, स्पेशल सफिक्स मेरे को याद है वो भी चलता। अदरवाइज पहले नंबर ऑफ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, इट इज फिनाइल मीथेनामाइड। और बोरो स्पेशल सफिक्स इसका कार्बोमॉइल है, शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा कार्बोक्सामाइड है या कार्बोमॉइल है, आई डोंट रिमेंबर अभी, बट आई विल गेट बैक टू यू जब क्लिक करेगा मुझे ये। सो दिस इज हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कितनी, from Grignard reagent, again given in this chapter in your NCERT। Grignard reagent से कैसे होता है पहले समझना, क्योंकि पहली बार आ रहा है ये, राइट। और अब Grignard आज आखिरी बार है, आज के बाद Grignard आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं कोई भी RMGBr लूं, राइट, उसके बाद ड्राई आइस, आई होप वी ऑल नो व्हाट इज ड्राई आइस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें पोलर बॉन्ड कौन सा है, इसमें रिएक्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन है मेरे पास, नेगेटिव, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में भी यही कराती थी, और पॉजिटिव। इसका तो रूट तय है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए मैंने इसी को फॉलो किया, कार्बन पे क्या लगा दिया मैंने, इसके कार्बन पर, इस कार्बन पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव, और CC बॉन्ड तो फेवरेबल है, नेचर में दौड़ के आएगा CH3 इसके साथ लगने, और O के साथ MgBr, अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाई एसिडिक, तो वाटर को ब्रेक करना आसान, और दूसरा मैग्नीशियम को विदा करना आसान। तो यहां से ये हटाया OH और H, C बाय प्रोडक्ट, क्या आ गया मेरे पास। अगर मेरे को पेंटेनोइक एसिड बनाना था तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या लेती, मैं ये बोलने लगी थी, बोलूं क्या, चेक माई क्वेश्चन, क्यों बोलूं, अपने आप करेंगे चेक कि मेरा क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रही हूं। ग्रिग्नार्ड में 4 कार्बन लूंगी, 5वां एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ये प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लेके कर लूंगी मैं। तो अगर मेरे को पेंटेनोइक एसिड बनाना है तो मेरे को यहां कितने कार्बन की चेन चाहिए, 4, एक यहां से सिर्फ एक ही चीज आ रही है, COOH, याद रहेगा बच्चों को, ये CH4 से CH3 COOH बनाना है। मुझे पता है नीचे दिख रहा है मेरे को, लेकिन जब भी मेरे पास ऐसा कोई, क्योंकि आगे आने हैं, ऐसा कोई कन्वर्जन आए बच्चों आउट ऑफ नोवेयर, तुमको COOH ग्रुप लाना है। सबसे आसान तरीका अभी हिंट दे रही हूं, ग्रिग्नार्ड का कार्बन डाइऑक्साइड कर दो, क्योंकि आपको ग्रिग्नार्ड बनाना आसान है, याद है, प्रैक्टिस होगी। ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, जो भी एल्केन देंगे पहले तो उसको Cl2 विद HNu से एक H की जगह Cl लगा दो, फिर मैग्नीशियम देके MgCl या MgBr कर दो, और फिर CO2 ला दो। तो ये अभी तक मेरे पास ये कन्वर्जन आए नहीं थे, डायरेक्ट COOH लाना। एल्डिहाइड था, एल्कोहल था, तब तो आप ला रहे थे KMNO4 दे दो जी, टोलेंस दे दो, फैलेंस दे दो, अब नहीं, अब सीधा एक स्टेप में मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड डालने का मौका मिल गया तो मेरे पास एसिड आ जाएगा। तो इसी बात को मैं यूज करूं तो अगर मेरे को एक कार्बन भी बढ़ाना हो, वही बात है, एक COOH इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने क्या किया, चेक वही किया जो मैंने बोला। अब इसके और सजेस्टेड मेथड भी हैं, क्योंकि कन्वर्जन अभी कराऊंगी उससे पहले आपका थोड़ा माइंड बना लूं। चेक नंबर ऑफ स्टेप्स, यहां एक Cl लगाया, ये एक स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, इन दोनों को एक ही स्टेप माना जाता है ग्रिग्नार्ड के ट्रीटमेंट को किया, ये तीसरा स्टेप आ गया मेरे पास CH3 COOH। यहां मेरे पास आता है, क्यों जाऊं ग्रिग्नार्ड के रूट से, आज ही तो कराया है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, नाइट्राइल का, तो भी तो एसिड बन जाएगा। तो पहले तो मेरे को KCN लाना पड़ेगा,
याद होगा KCN से CN लगता है, AgCN से NC लगता है, तो ये CN, उसका भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो. आई थिंक आई एम विद सेम नंबर ऑफ स्टेप्स और लेस और मोर, जिसको जो जमे वो करे. अगर नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है, नो हार्म इन इट, कोई मर्जी उठा लीजिए जो समझ आए. दोनों को मैंने आज ही पढ़ा है. फ्रॉम ऑल एसिड डेरिवेटिव्स, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनसे पेरेंट, अब देखिए आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, एसिटल कीटल जो थे उनका सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, पेरेंट एल्डिहाइड और अल्कोहल वापस आ जाते थे. एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो, पेरेंट अल्कोहल और एसिड वापस आ जाते थे. सिमिलरली सारे एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस कर दो, सबका सेम बॉन्ड टूटेगा. हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है, H यहां OH यहां, बस बाय प्रोडक्ट बदलता जाएगा. बाय प्रोडक्ट इसका क्या होगा, HCl, क्लियर, HBr व्हाटएवर, और मेन चीज वापस क्या आ गई, पेरेंट एसिड. एसिड डेरिवेटिव से एसिड बनाना सबसे सस्ता सौदा है. अब आ जाती हूं अमाइड. अमाइड में यही काम किया, तो इधर क्या हुआ, इधर तो वही OH जाना है, इधर क्या जाना है, H, अमोनिया. इस रिएक्शन को मेरे को फास्ट करना हो, अगर रिवर्सिबल है, मैं यहां पे पहले एक एसिड रखूंगी, अमोनिया को निकालता जाए एसिड बेस रिएक्शन से. वो यहां मैं पिरिडीन जैसा एसिड पहले ही, बेस पहले ही रखूंगी तैयारी में, क्योंकि वो सॉल्वेंट का काम भी कर देता है. HCl बनता जाए और पिरिडीन से रिएक्ट होके जाता रहे. ये कौन है बच्चों, एस्टर. रिवर्स एस्टरिफिकेशन इसको कहते हैं. एस्टर का अगर आपने एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस किया, मिनरल एसिड के साथ, फिर एसिड, ये सारे एसिड ही तो बन रहे हैं, और ये क्योंकि रिवर्सिबल था, तो इसमें तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या तैयारियां करूं. खैर वो भी आगे आएगा. तो एस्टर से एसिड बन गया बच्चों. अगर मैंने, ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर मैंने यहां पर बेस ले लिया होता एसिड के बजाय, जैसे कि NaOH विद वाटर, तो क्या होना था, एसिड के H की जगह क्या लगा होता, और इसको मैं क्या बोलती, दिस रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. ये आएगा आगे अगली क्लास में, अभी तो सिर्फ इंसर्ट कर रही हूं चीजें. तो यही रिएक्शन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन करके पढ़ा के भेजा है आपको 10th क्लास में. तो इस तरह से एस्टर से भी वापस मेरे को वो मिल गया जो कि मैं चाह रही थी, दैट इज एसिड. क्या एनहाइड्राइड से भी सेम होगा, यस, डिट्टो सेम. RCOOH और इधर H, ये दोनों अलग भी हुए तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मिलेंगे, दोनों सेम हुए तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ एसिड मिलेंगे. दिस इज हाउ एसिड के सभी डेरिवेटिव्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इन नेट यू विल गेट सेम एसिड. दूसरा भी एसिड बनेगा, बट दैट इज नॉट सो. और अगर मैंने एस्टर लिया होता तो दूसरा क्या बनता, अल्कोहल. एस्टर किससे बनता है, एसिड और अल्कोहल से. मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर एनहाइड्राइड है. एनहाइड्राइड किससे बनता है, एसिड और एसिड से. इसीलिए इससे वापस दोनों पेरेंट एसिड आ गए. सो ध्यान रखिएगा, एसिड डेरिवेटिव्स का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो दो मिलके उसको बनाते हैं वो वापस आ जाएंगे. ठीक है, चलिए, ये समथिंग न्यू फॉर अस. अगेन ये वैसे मैं एल्डिहाइड में पढ़ा सकती थी, मुझे नहीं पता किसी ने पॉइंट आउट किया भी था मुझे कि नहीं, बुकलेट में शायद गया है ये समरी में. Baeyer-Wilger oxidation of aldehyde, again it leads to acid formation. कैसे, पहले समझते हैं फिर नोट करते हैं. ठीक है बच्चों, ये हुआ मेरे पास एल्डिहाइड. एल्डिहाइड यहां ध्यान से देखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, यहां एक पर ऑक्साइड लिंकेज दिखाई दे रही होगी, दो ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड. सो इट इज परऑक्सी एसिड. है ऑर्गेनिक एसिड बट नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड से एल्डिहाइड का रिएक्शन जब मैंने कराया है तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ है, एसिड में. एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड में लाया जा सकता है. एल्डिहाइड से बड़े तरीके हो गए, एक तो वही टोलेंस वाली लाइन पूरी हो गई, एक मेरे पास ये आ गया. अब मेरे पास मुझे पता है कैनिजारो भी खड़ा है एल्डिहाइड से एसिड बनने को, तो एल्डिहाइड से एसिड बनने के रास्ते काफी सारे हैं. अंडरस्टूड. By hydrolysis of 1,1,1 trichloroalkanes,
और जैसे ही मैं आपको दूंगी, आपने राइमर टाइमर में उन सब में ये चीज देखी है, राइट? इसको आपने बहुत इजीली तब भी लिया है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH OH OH, और आप जानते हैं एक ही कार्बन पे OH OH अगर हैं तो वहां एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप पड़ा है, वो निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा? क्या बचेगा? एसिड। यस, यहां पूरा चांस है Na होगा, बट आप जानते हैं उस Na को हटाने के लिए हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो नोट करिएगा इसको प्लीज। अगला भी करो, फिर समझाती हूं। ये आप समझ लो सेट ऑफ रिएक्शंस है जिसको मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ला रही हूं कि ट्राई हेलो को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एंड तो यही हो 1 1 1, मतलब एक ही कार्बन पे तीनों, और वो भी हाइड्रेशन ऑफ कीटीन। कीटोन और ईन एक साथ आ गए, जैसे इनोल है, आप जानते हैं इनोल भी तो एक नाम है, वैसे ही इसका क्या नाम है? कीटीन। तो अगर मैं कीटीन का, बातें नहीं लड़कियों, अगर मैं कीटीन का हाइड्रेशन करूं, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क होता है। हाइड्रेशन होता है वाटर का एडिशन, H और OH दोनों का। तो अगर मैं हाइड्रेशन करूं एसिडिक, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्रोटोन जाके प्रोटोनेशन करेगा, उसके बाद वाटर जोड़ने की बारी आएगी। पोलर बॉन्ड तो यही दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? ये इधर गया होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। जिस पे नेगेटिव होगा प्रोटोन तो उसी पे जाके जुड़ेगा, तो मेरे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वाटर का एडिशन फिर होना शुरू हुआ। प्रोटॉन तो पहले ही जा चुका, वी आर नॉट गोइंग इनटू मैकेनिज्म। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव, C पॉजिटिव था, OH नेगेटिव जुड़ गया। कोई कह सकता है वाटर जोड़ना था जी, ठीक है, वाटर जोड़ा और वाटर ने प्रोटॉन को धक्का दिया, अल्टीमेटली तो OH ही जाके जुड़ा। तो कौन जुड़ा यहाँ पे? OH। एक ही कार्बन पे देख रहे हैं क्या क्या हो रखा है। आप जानते हैं इसके बाद क्या होना चाहिए, राइट? कर लेंगे इसके बाद जो हो रहा है। इनोल बना है ये, अगर पहचान पाओ, लिखी दिया है मैंने। तो इनोल का पहले तो टॉटोमेराइजेशन करिए, कीटो फॉर्म में लाइए। तो कीटो फॉर्म में जब मैं इसको लाने लगती हूं तो क्या होगा? ये वाला H इस पे और ये बॉन्ड इस पे, आई गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किया हुआ है बट देख लो कहीं कुछ, ये सब अपन ने एनसीईआरटी के हिसाब से किए हुए हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में भी CH3CO सेगमेंट जिन जिन कीटोन एल्डिहाइड एल्कोहल में मिलेगी, नॉट ऑफ कोर्स टर्शियरी एल्कोहल, वहां पर ये पार्ट तो बनाता है हेलोफॉर्म, चाहे वो CHI3 बनाए, CHBr3 बनाए, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या बनाता है? एसिड। तो आयोडोफॉर्म समझाने के लिए अगर मैं कीटोन की हेल्प ले रही हूं तो मैंने बनाया एक मिथाइल कीटोन, उसको सोडियम हाइपोहेलेट दिया। अब कई बार आपको हाइपोहेलेट आयन दिया मिले तो आप घबराओ मत, ये क्या दे दिया? OX नेगेटिव, OI नेगेटिव, OBr नेगेटिव, जो भी NaOH के साथ हम मिला के दे रहे हैं, हाइपोहेलेट आयन। याद, हेलेट आयन भी समटाइम चल जाता है। सो हाइपोहेलेट आयन दिया, यानी इफ यू रिमेंबर क्या करते थे हम? NaOH प्लस I2, या लिख देते थे NaOI, और इससे क्या बनना था? Na प्लस और OI नेगेटिव। तो कहीं OI नेगेटिव, OBr नेगेटिव, OCl नेगेटिव मिले तो वो आयोडोफॉर्म का सामान दिया जा रहा है। तो यहां पर येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा CHI3 का। और दूसरी मेन चीज जो मेरे लिए अब है, मेन चीज मेरे लिए क्या है? एसिड की प्रेपरेशन। कैनिजारो में भी एसिड बनते थे, एंड सो ऑन। कोई और रिएक्शन टकराए जो मैंने यहां नहीं लिया, उसमें भी आप देख सकते हो। पहले तो बेंजाइल अल्कोहल पहचान लेंगे बच्चे। इसके 2-3 रूट मिले मुझे, तो मैंने सारे आपके सामने डिस्कस करने, आपने चूज करना है आपको कौन सा इसमें जम रहा है, वो पकड़िए। सबसे पहले मुझे इतना दिख रहा है यहां पर COOH लाना है, और आज हमने एक तरीका पढ़ा COOH का, किसी भी तरह से इसका ग्रिग्नार्ड बना दो और ग्रिग्नार्ड को CO2 दे दो। अब ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए मेरे को यहाँ क्या लाना पड़ेगा? हेलोजन, और हेलोजन लाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो आप मेरे को यहाँ पर ल्यूकास देते हैं ZnCl2 विद HCl या HBr, उसके बजाय मैंने P प्लस Br2 ले लिया। एल्कोहल को P प्लस Br2, P प्लस I2 कुछ भी दोगे, पहले तो ये बन गया। दूसरा काम क्या करना है? अब तो ग्रिग्नार्ड ही बनाना है। ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर लिया
और ग्रिग्नार्ड आते ही CO2 एंड ऑल, मेरा काम पूरा। यहीं पे मेरे को दूसरा सजेशन फिर मिलता है जो पीछे था, जब आप ये बना ही रहे तो CN दे दो। पिछले केस में भी यही किया था मैंने, जब आप हेलाइड बना रहे हो तो KCN दो, KCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दो, डिट्टो सेम स्टेप्स। तो जो आपको जमे आप उस मेथड को यूज कर सकते। किसी को लग रहा है किसी और चैप्टर से, अब तो पूरा ही हो गया लगभग, कुछ और कर सकते थे, बनवाओ। एरोमेटिक हेलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट एन इजी थिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रटा पड़ा होगा सबको, सोचा किसी ने भी नहीं होना है, होगा भी तो इक्का दुक्का या जो भी है, किसी ने नहीं भी सोचा तो उसके लिए ये बात। तो यहां पर मैग्नीशियम जब आप दे रहे हो, मैग्नीशियम के साथ ही कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी है। ब्रोमीन को कौन बाहर भेज रहा है? इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन। मैग्नीशियम बीच में घुस रहा है, ब्रोमीन को बाहर नहीं भेज रहा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ लगने वाली चीज को हर जगह नहीं लगा सकती मैं। तो यस, मैग्नीशियम इजीली बीच में घुस जाएगा। बाकी तुमने सारा सही बताया और आई होप काफी लोगों ने कर लिया होगा। स्टिल जो नहीं कर पाए, मैंने ज्यादा तेज अगर बोल दिया हो तो दिस इज द। तो 2 स्टेप में हो जाएगा। फिर तो इसको कन्वर्जन में हमेशा हम 1 स्टेप गिनते, चाहे आप अलग अलग भी दिखा दो, वी विल काउंट इट एज 1 स्टेप। तो हो जाएगा सबसे ये तो। चलो, सेम 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 चीजें आ रही है, तो रिपीट ही हो गया ना। मैंने वहां P+I2 लिया था, यहाँ PCl5 लिया है बस, और तो कुछ नहीं। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन नहीं करवा रही बच्चों आज, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बस। सो आज इतने ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक बात के ऊपर मुझे थोड़ा डिस्कशन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मेरे को अगली क्लास में बड़ी फ्रीडम हो जाएगी। मैं आपका कुछ जेई के जो नाम लिए ना, तिशंको विशंको, शायद मैं वो ले सकूं, तो मेरे को थोड़ा सा वो फ्रीडम मिल जाएगी। तो अब आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मैंने सामने लिख के रखा है। इस फंक्शनल ग्रुप की सबसे बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? इस बॉन्ड का इजीली टूट पाना, बहुत इजीली टूट पाना, और उससे क्या रिलीज होना? प्रोटॉन। इट टेल्स मी दीज आर एसिडिक इन नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या था बेंजोइक एसिड का इन बेंजीन? ते बड़ा की 1 से छोटा, छोड़ो तुम वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू, मुझे बता दो 1 से बड़ा की 1 से छोटा। क्यों? डिसोसिएशन होता है कि एसोसिएशन? अच्छा, क्यों? मैंने तो यहां देखा है डिसोसिएट हो रहा है बेटा बेंजीन में। यही अगर मैंने वाटर में दिया है तो बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने पे वेंट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा आता है। और अगर मैंने एसिड दे दिया CCl4 में, बेंजीन में, या किसी भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वहां वेंट ऑफ फैक्टर क्या आता था? वहां पर डाइमराइजेशन होता था। वेंट ऑफ फैक्टर अगर 100% डाइमराइज हो तो हाफ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं ला रही, लेकिन एकदम से स्विच हो पाना इज व्हाट नाउ वी नीड। एकदम से स्विच हो पाना, यहां से सीधे फर्स्ट चैप्टर में पहुंच पाना, वो क्वेश्चंस में भी होगा, डिस्कशन में भी। एनीवेज, अगर मैंने एक्वस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया तो दे विल बिहेव एसिडिक कंप्लीटली एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, HCl की टक्कर में नहीं। As compared to alcohol, they are highly acidic in aqueous medium. तो अगर वो एसिडिक हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। ये प्रूफ मेरा लैब टेस्ट है, ये थ्योरी है, ये रिएक्शंस नहीं है। कोई भी मेटल ले आओ या उसका डेरिवेटिव या उसका कुछ स्पीशीज, सोडियम लाओगे H को रिप्लेस करेगा H2। अगर तुम NaOH लाए तो फिर मेरे पास कोई लैब टेस्ट ढंग का नहीं बन रहा। ये भी लैब टेस्ट तो है, वो पॉपअप साउंड, लेकिन वो भी कोई बहुत ढंग का नहीं है। मेरे को सबसे अच्छा लैब टेस्ट और एसिड का इकलौता लैब टेस्ट है मेरे पास। और सबसे अच्छा लैब टेस्ट क्या है? अगर आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिक सॉल्ट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, वो इसके साथ रिएक्ट करके ब्रिस्क इफेवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अगर मेरे टेस्ट ट्यूब में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम बस थोड़ा सा Na2CO3 डालते हैं, एकदम से ब्रिस्क इफेवेंसेस टेस्ट ट्यूब में उठ जाते हैं।
कंफर्म हो जाता है तो एसिडिक। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन क्या शो करते हैं? तीनों के तीनों रिएक्शन एक ही बात शो करते हैं, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स, दे विल बिहेव एसिडिक इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर लैब टेस्ट अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी उठा लो जितनी हमने पढ़ी, कोई अल्कोहल उठा लो, कोई एल्डिहाइड उठा लो, कोई ईथर उठा लो, हेलाइड्स उठा लो, कीटोन्स उठा लो, उनको अगर तुम्हें एसिड से डिफरेंशिएट करना आ गया, जॉब आएगा। एसिड के लिए इकलौता रिएक्शन चिपका दो, NaHCO3 के साथ दे बिहेव एसिड्स एंड ब्रिस्क इफेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। फिनोल तक नहीं दे पाता ये रिएक्शन, अल्कोहल तो छोड़िए, फिनोल और भी ज्यादा एसिडिक होता है, होप यू रिमेंबर अल्कोहल से। फिनोल तक ये रिएक्शन नहीं दे पाता। अब जब मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट के दौरान हटवाया भी था कि टेस्ट में आ कैसे गया, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट पूछा हो, तो फिनोल में बच्चों ने मुझे दिया न्यूट्रल FeCl3 और मैंने कहा ये NCERT अलाउ नहीं करती ये वाला टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 हमें सिर्फ कंपटीशन के सिलेबस में मिलता है, तो क्या देंगे? तो मैंने क्वेश्चन कटवा दिया था, मुझे पता था आगे मिलेगा वो। फिनोल ये टेस्ट नहीं देगा, जबकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट दे देगा। तब मेरी मजबूरी हो गई थी, टेस्ट में छप गया था। सो किसी को भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट करने को आए आज के बाद ये रिएक्शन डालिए, alcohols, phenols all fail to give this test, only carboxylic acid gives this test. Any issue till here? तो कल को आप ये टेस्ट मत देना बच्चों, ये कोई खास बढ़िया टेस्ट है नहीं वो पॉपअप साउंड वाला, राइट? उसके कंपैरिजन में बेस्ट इज दिस बिकॉज इट इज विजिबल टू माई आईज। तो मुझे क्योंकि दिख पा रहा है इसीलिए ये लैब टेस्ट है। तो आज के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं भी आए तो आप बता सकते हो उसका लैब टेस्ट। तो अगर कीटोन और एसिड में आए, आपकी मर्जी, आप क्या चूज करो। कोई कहेगा मैं कीटोन का आयोडोफॉर्म दिखाने में इंटरेस्टेड हूं, तो मेरे जैसा कहेगा मेरे को रिस्क रहेगा, आयोडोफॉर्म बहुत सारी चीजें दे देता है, बहुत सारी चीजों का आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, मुझे पता है एसिड का ये टेस्ट सिर्फ एसिड देता है, कोई और नहीं दे रहा। तो जी पढ़िए इसको, क्या है एसिडिक कैरेक्टर को क्वेश्चंस में मैं कैसे पूछूंगी। चेक, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये, क्यों इक्विलिब्रियम दिखाया है? क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यस, ऑर्गेनिक में अच्छी कैटेगरी में आ जाता है एज कंपेयर टू अदर, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है। तो जब रिवर्सिबिलिटी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एसिड है इसीलिए Ka। अब वाटर इज सॉल्वेंट, 100 गुना कॉन्सेंट्रेशन होनी है इसकी, इसको वहीं ले जाओ, दो कांस्टेंट ने मिलकर नया कांस्टेंट क्या बना लिया, Ka। अगर इसको वहीं ले गई तो H2O यहां आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इट गिव्स मी दिस। तो जितनी बड़ी Ka की वैल्यू उतने ज्यादा प्रोटॉन्स, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक। जितनी छोटी pKa की वैल्यू, क्योंकि pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो हायर वैल्यू ऑफ Ka, लोअर वैल्यू ऑफ pK मीन्स ओनली वन थिंग, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। और सबसे ज्यादा बोर्ड में, NCERT बैक एक्सरसाइज में, जेई नीट में इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन Ka या pKa की भाषा में आते हैं। बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि एसिटिक एसिड? लेट्स सी। जिसका H+ जल्दी निकल जाए वो उतना अच्छा एसिड। H+ उसका जल्दी निकलता है जिसके साथ लगा ऑक्सीजन बहुत डेस्परेट होता है, उससे कोई कुछ विड्रॉ कर रहा है, कुछ माने इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जितना डेस्परेट, OH बॉन्ड उतना पोलर, H उतनी जल्दी निकलेगा। श्रेय करो कोशिश। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, CH3COOH और बेंजीन पे लगा COOH, एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, रीजन लो, आंसर तुम्हारे सामने, अब सोचो। इसमें कभी कोई डिनायल नहीं है दोनों केसेस में। प्लीज डबल बॉन्ड O को एक ही साइड भेजो, ऑक्सीजन की साइड, और ये मैं बता के आई कि इंजन कौन होता है। इसके बाद सोचिए, अभी भी इस कार्बन से कोई खींचेगा तो उसका असर इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो इस कार्बन पे ये नहीं खींच रहा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इस कार्बन पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है विच इज विड्रॉइंग। अब क्यों विड्रॉइंग है जी? क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस कार्बन की डेस्परेशन सर्टेनली यहां तक तो पहुंचेगी। तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक है। Why carboxylic acids are
बिहेविंग एज एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल्स क्यों एसिड होते थे बच्चों? ROH, ये बॉन्ड पोलर था, टूट जाता था और उसके बाद यहां बनता था एल्कोक्साइड आयन, नो रेजोनेंस नथिंग, बिकॉज दिस बॉन्ड वॉज पोलर। पोलर बॉन्ड का टूटना आसान था, इसीलिए H लेफ्ट एज H पॉजिटिव। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है? ऑफ कोर्स ये भी बॉन्ड पोलर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जस्ट पोलैरिटी। इसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफेवेंसेस दिए, इसने नहीं दिए। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसका H प्लस जब निकलता है तो क्या बनता है? कार्बोक्साइलेट आयन। दैट कार्बोक्साइलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे, वो भी एक नहीं दो दो। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज भी किन पे हुआ है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे। तो यानी कि कार्बोक्साइलेट आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइज होना इस H के बाहर निकलने का सबसे बड़ा रीजन है, ना कि वो जो तुम विड्रॉइंग सोचो। नहीं, अब मत सोचना विड्रॉइंग आएगा, वो भी सही टाइम पे आएगा, अगली क्लास में पकड़ेंगे उसको। लेकिन अभी मेरे को क्या सोचना है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड इसीलिए है क्योंकि एक प्रोटॉन लूज करने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्साइलेट आयन बनाता है। नोट करिए कॉपी में इसको, ये 1 मार्कर बोर्ड में कई बार आया हुआ, नोट करिए इसको। इससे एटलीस्ट आगे के लिए क्राइटेरिया तय होगा, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड किस वजह से बता रहे हो। तुमने कहा कि नहीं बेंजीन रिंग लगा हुआ है, अगर मैं अल्कोहल और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछ लूं तो प्लीज पहले फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करिए। हाँ, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आए तब तो दोनों में ही कार्बोक्साइलेट आयन बन रहा है, तब उसके अलावा अदर फैक्टर्स को हम सोचेंगे। फिनोल और एसिटिक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक? फिनोल ज्यादा एसिडिक, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनता है और उसमें बनता है कार्बोक्साइलेट आयन। कार्बोक्साइलेट आयन मैंने सामने बना रखा है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड। अच्छा, वो नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है? Carbon, it's unstable. कार्बन पे। It should be on oxygen. That's why acid is strong. बिल्कुल सही। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या वो नेचर उसको प्रेफर करेगा? 1-2% चांस है, रह ले बेटा वहीं। बाकी क्या इच्छा होगी नेगेटिव चार्ज की? आई वॉन्ट टू स्टे एट ऑक्सीजन। तो फिनॉक्साइड आयन की तुमने कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म सोची? ऑल ऑफ यू 5 बनती है, राइट? आपको पता है, आपको छठी तो सेम आ जाती है, 5 बनती है। 5 में से कितनों पे नेगेटिव चार्ज O पे है? 5 बना रखी मैंने, तुम बनाओ 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 बेटा, मेरा पिछला चैप्टर भी तैयार हो रहा है। फिनॉक्साइड आयन की 5 फॉर्म्स, 5 में से कितनी फॉर्म्स में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है? जो कॉन्फिडेंस मेरे पास है ना, 5 बनेंगी, 5वीं वही होगी जो पहली है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज होंगी। वो कॉन्फिडेंस तुम पे कब आएगा? जब बार बार बनाओगे। दो फॉर्म आई जिसमें नेगेटिव चार्ज किस पे था बच्चों? पूरा एक पन्ना डेडिकेट किया एनसीईआरटी ने इसको पूरा। तो 2 फॉर्म्स ऐसी आई जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, हाँ या ना? और कार्बोक्साइलेट आयन में कितने ऐसे फॉर्म्स थी जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था? 2। तो अभी बात है ना बराबर पे आई है। फिनॉक्साइड आयन में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स ही वो होंगी जिसमें नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, यानी फॉर्म 1 एंड फॉर्म 5। कार्बोक्साइलेट आयन में भी 2 ही फॉर्म्स थी जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था। अब बराबर तो आ गई बात, 2-2। कुछ और, अब मैंने वो कार्बन की 3 नेगेटिव वाली तो हटा दी ना, अब फिनॉक्साइड आयन की भी 2 रखी हुई है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और कार्बोक्साइलेट की भी 2 रखी हुई जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। यस, कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, 2 डिफरेंट ऑक्सीजन, एक बार इस पे एक बार इसमें।
और उसमें क्या था, उसी एक ऑक्सीजन पे दोबारा आया है, तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा कहां है? दैट इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन